सन 2005 शेयर बाजार बावलों की तरह भाग रहा है। एवरीथिंग इज रनिंग, हर कोई खुश है। रिटेल निवेशक जिसने 2001 से इन्वेस्ट किया वो क्रैश के बाद वो करीब 300-400% के रिटर्न पे बैठा है। पीएमएस मैनेजर खुश हैं, म्यूचुअल फंड वाले खुश हैं, टीवी वाले तो ऑब्वियसली खुश हैं कि भाई सब ऊपर जा रहा है, पार्टी करो, डांस करो एंड ऑल दोस थिंग्स, केक काट रहे हैं हम। बट कोई है जो टेंस्ड है। कौन है? ये है डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट और उसके साथ रेवेन्यू जनरेशन वाली डिपार्टमेंट। क्यों टेंस्ड है? बिकॉज इनको एक टिप मिली है। इनको ये टिप मिली है कि लास्ट दो साल से लंदन के कुछ अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा जो डॉर्मेंट थे वो एक्टिव हो गए, बहुत ट्रांजैक्शन हो रही है। और ये चीज़ मैच कर रही है भारतीय बाजार के राइज के साथ कि भैया जब से भारतीय बाजार भाग रहे हैं तब से उधर एक्टिविटी हो रही है, वहीं पे मैसिव ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। डॉर्मेंट मतलब पहले काम नहीं करते थे वो अकाउंट, अचानक से एक्टिव हो गए। तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? टेंशन वाली बात इसलिए है बिकॉज ये अकाउंट किसी और के नहीं, ये अकाउंट थे केपी के। अब सवाल ये उठता है भैया केपी पे तो बैन लगाया था। भाई साहब बीबी किस तरह के बैन लगाती है बड़े लोगों पे वो आप और मैं जानते हैं। बीबी हम सबको बचाना चाहती है इसलिए बैन लगाया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई ये इस तरह के जब बैन लगाए तो वो अकाउंट एक्टिव कैसे, और उसी के साथ साथ शेयर बाजार में इतना मैसिव मूव कैसे हो रहा था। जानना चाहते हो कि ये सारी चीज़ें कैसे होती, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बिकॉज आज हम बात करेंगे नॉट द बिगेस्ट ऑपरेटर ऑफ द मार्केट बट द मोस्ट डेंजरस ऑपरेटर ऑफ द मार्केट, और उसने तरह तरह के स्कैम किए हैं और उसी के बारे में आज का ये पूरा वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि भारतीय शेयर बाजार में ये ऑपरेटर्स आए कहाँ से, शुरुआत किसने की? हु वाज द किंग पिन, हु एक्चुअली स्टार्टेड द मैसिव स्केल ऑपरेशंस फॉर ऑपरेटर्स? इसकी शुरुआत 1949 के आसपास कोलकाता से शुरू होती है। ना जाने क्यों सारे बड़े बड़े स्कैम घूम फिर के कोलकाता में घुस जाते हैं। बट 1949 में ये व्यक्ति बॉर्न होता है एंड उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद इनका स्टॉक बाजार में तब इंटरेस्ट जमता है। उस समय पे काफ़ी अनरेगुलेटेड मार्केट था, तो आप एक तरीके से कह सकते हैं गैम्बलिंग में उनका इंटरेस्ट बन जाता है। लेकिन इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहता है। देखिए कहना बहुत आसान है कि स्पेक्यूलेशन हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोगों का माइंड ऐसा बना रहता है कि वो स्पेक्यूलेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, नब्स पकड़ लेते हैं वो बाजार की। और इसी तरह से ये व्यक्ति था। बाद में ये मुंबई जाता है। अगर गेस कर चुके हो तो कमेंट्स में लिखना, बिकॉज 80s और 90s का सबसे बड़ा डेडलीस्ट स्टॉक ब्रोकर ये शेयर बाजार का था। और यही था जिसने सबसे पहले कार्टेल्स बनाने शुरू किए थे। हाल ही में एक सीरीज निकली थी, अगर आपने देखी होगी तो समझ गए होगे। कमेंट्स में ज़रूर लिखना हम किसकी बात करें। लेकिन अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, जो आप में से काफ़ी सारे लोग अब अगर हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर है तो समझ गए होंगे, लेकिन मैं इसमें कुछ और नाम भी ऐड करूँगा यहाँ पे। क्या आपको पता है इन जनाब के कार्टेल के कौन कौन मेंबर्स थे? खैर मैं हिंट दे देता हूँ, समझ जाओ तो कमेंट्स में लिखना। आज के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर जिनको कहा जाता है वो इनके मेंबर थे। आज के जो सबसे बड़े इंटेलिजेंट स्मॉल कैप इन्वेस्टर जो ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और 2001 के आसपास अरेस्ट हुए थे, वो भी इनके मेंबर थे। कल के वीडियो में जो हमने म्यूचुअल फंड वाला किस्सा बताया आपको, जिनने सारे शेयर्स इनके बेच दिए थे, वो भी इनके मेंबर थे। आज के समय के सबसे बड़े पीएमएस मैनेजर भी इनके मेंबर थे। आज के समय के सबसे बड़े फंड मैनेजर जो सिंगापुर में जाके बैठे हुए हैं और इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी इनके स्टूडेंट थे। इन शॉर्ट, और आज के सबसे बड़े जो रिटेल वाला चलाते वो भी इनके मेंबर थे। 1992 घोटाला में जो किसी और का इंटर्न था उसने भी बाद में जाके इनके साथ हाथ मिला लिया है। वापस रिवाइंड करके सुनना ताकि समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो भी इनके मेंबर थे। और जो सबसे बड़ा आईटी घोटाला, सत्यम की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, स्टॉक ऑपरेशन के हिसाब से जो सबसे बड़ा घोटाला था वो भी इनके मेंबर थे। और अब मज़ेदार बात है कि ये सभी के सभी एक दो को छोड़ के आज भी एक्टिव हैं और सभी यूथ के इंस्पिरेशन है। वाह रे किस्मत, वाह वाह। मतलब सारे के सारे हैवी ड्राइवर्स हैं। मतलब सारा हमारे देश में हाथ गंदे कर लो, सारे कचरे काम कर लो, पकड़े गए तो चोर हो, नहीं पकड़े गए तो तुम हीरो हो। और इसी के लिए मुझे बहुत सारी हेट कमेंट्स भी आने वाली है, लेकिन बॉस जो सच है वो सच है। जो गेस कर सके वो कमेंट्स में लिख दो सारे नाम, मैंने 5-6 जो हिंट्स। दोस्तों अगर चाहते हो कि इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहें तो इस वीडियो में हम वापस टारगेट कर रहे हैं 13,000 लाइक्स की। 13,000 लाइक्स आ गया पिछले वीडियो जैसा, तो नेक्स्ट वीडियो फटाफट
फटाफट आएगा। और अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, उस पर मैं बात करने वाला हूँ एक हेज फंड फेलियर के बारे में। तो अगर चाहते हो वो वीडियो जल्दी आए तो 13,000 लाइक्स एंड वी आर गुड टू गो। तो पॉइंट ये था कि यहीं से शुरुआत हुई थी स्टॉक ऑपरेटर गैंग्स की और स्टॉक ऑपरेटर कार्टेल की। आज ये सारे लोग अपने अपने जगह पे एस्टैब्लिश्ड हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि क्यों एक पीएमएस फंड अपने रिसर्च रिपोर्ट पे पीसी ज्वेलर को बाय करने बोलती है कि ये 7,000 रुपए पे जाएगा, और उसी के बाद पीसी ज्वेलर गिनना शुरू करती है। क्यों वो कहती है मनपसंद बेवरेजेस को बाय करो, उसके बाद वो गिनना शुरू करती है। क्यों एक बड़ा इन्वेस्टर जेपी एसोसिएट और डीएचएफएल और येस बैंक जैसे शेयर में इन्वेस्ट करता है, जिसके बाद उनका पतन शुरू होता है। कोई ये चीज़ नहीं पूछता, कोई ये चीज़, और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं। हम सिर्फ ब्लाइंडली ये सोचते हैं कि सभी के सभी अपने इंटरव्यूज़ में 100% सच कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ वो गलत कह रहे हैं, लेकिन कभी कभार सोचिए, कभी कभार थोड़ा लॉजिक लगाइए। जब आप आके बोलते हो 5,000 से 5,000 करोड़, कौन सा शेयर था भाई जो 5,000 से 5,000 करोड़ गए? तो बीच का पैसा कहाँ से आया? स्पेक्यूलेशन से। स्पेक्यूलेशन कब किया गया? समझिए इस चीज़ को। कोई कहता है कि भाई साहब सीधे 7,000 करोड़ का रिटेल अंपायर खड़ा कर दिया गया था। 7,000 करोड़, ये सब पैसा आया कहाँ से? और ये जब आया शेयर बाजार से ही था, तो शेयर बाजार में क्यों नहीं निकला? क्योंकि भैया कुछ चीज़ें मेरे टी शर्ट के कलर के टाइप होती है, तो उसको आपको कहीं और लगाना पड़ता है। हिंट समझ गए हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? तो कमेंट्स में लिखना। तो दोस्तों, ऑपरेटर्स की शुरुआत यहाँ से हुई थी, लेकिन अब बात करेंगे सबसे बड़े डेंजरस ऑपरेटर की। शुरुआत होती है 1992 में। चेन्नई में एक आईटी कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट होता है, आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी। आने वाले 8 साल में इसका ग्रोथ इतना ट्रमंडस होता है कि ये अपनी कुछ सब्सिडरीज खोल लेती है, बायोटेक में घुस जाती हैं, एक्सपोर्ट्स में घुस जाती है, सब में। एशिया पैसिफिक, सिंगापुर, रशिया, यूएसए, ये सारे इनके क्लाइंट्स रहते हैं। इतना ही नहीं, $150 मिलियन का रेवेन्यू होता है। सारे टीवी चैनल्स वाले कहते हैं कि इनके शेयर्स बाय करो। क्यों? क्योंकि डबल डिजिट से ये 4 डिजिट एक साल के अंदर भग गए। और मैं किसी और की नहीं, मैं DSQ सॉफ्टवेयर और उनके चेयरमैन मिस्टर डालमिया की बात कर रहा हूं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि जिन LIC पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिस GIC पे हम ट्रस्ट करते हैं, सो GIC, LIC, IDBI, ये सारे लोगों ने प्रमोट किया एक फर्म को, SHCIL, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहां पर सबसे मजे की बात थी कि ऑल दिस SHCIL और ये जो मैंने ऑपरेटर गैंग्स के बारे में बात करी, कहीं ना कहीं इन्हीं के 90% मेंबर्स वर रिस्पॉन्सिबल पूरे कोलकाता स्टॉक मार्केट एक्सचेंज की बर्बादी का। कैसे? अब आप जान के हैरान होगे। जो ये SHCIL था, ये खुद पैसे देता था ऑपरेटर्स को वहां पे प्राइस रिगिंग के लिए। KP को देता था, डालमिया को देता था। मिस्टर डालमिया इस हद तक गए थे कि आप लोगों को लगता होगा कि मेरे शेयर्स अगर डिपॉजिटरी के पास रखे हैं तो सेफ है, लेकिन आपको जान के ये शॉकिंग लगेगा कि उस समय पे NSDL, जी हाँ, उस समय पे NSDL खुद इस चीज पे इन्वॉल्व था। कैसे? डालमिया साहब आके इनको बोलते हैं कि भाई हमारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है शेयर्स का, तो डीमटेरियलाइज करके ये 30 लाख शेयर, ये 60 लाख शेयर DSQ सॉफ्टवेयर के मेरे अकाउंट में डाल दो। इस केस में NSDL कुछ पूछताछ नहीं करता, टेक्निकली टक 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 बैक एंड से इनके इसमें वो शेयर डाल देता है, और ये सारे फेक शेयर्स होते हैं। मजेदार चीज ये है कि जब बाद में इंक्वायरी बैठी तो NSDL सीधे ये कह देता है कि भाई हमारा काम तो सिर्फ रिकॉर्ड रखना है, किसके डीमैट में कितना शेयर है, हम ये सब नहीं देखते कहां से आया कैसे आया। अरे बॉस, एक इतना बड़ा व्यक्ति जिस पे ऑलरेडी 200 करोड़ के घोटाले का केस चल रहा है, वो आके आपको बोल रहा है कि ये शेयर मेरे इसमें डाल दो, और आप डाल देते हो। दोस्तों, इसी कारण अर्ली 2000s में एक दिन अचानक से सारे ब्रोकर्स ने अपने क्लाइंट्स का सारा शेयर्स ओपन मार्केट में बेच दिया था। वो केस अभी भी कोर्ट पे चल रहा है और किसी को कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है। माना जाता है करीब 600 से 700 करोड़ रुपए के शेयर्स ऑफलोड कर दिए गए थे। तो मेरा सवाल ये उठता है कि जितने लोग आप लोग ये सोचते हो कि जस्ट बिकॉज अब ये हमारे डिपॉजिटरी के पास है तो ये बिल्कुल सेफ है, क्या आप में से किसी के दिमाग में ये सवाल आया था अगर वो हैक हो गया तो, अगर उसको किसी ने कैप्चर कर लिया, अगर कोई ऑपरेटर्स ने उसके साथ रिगिंग कर ली? अगर आपके दिमाग में सवाल है तो कमेंट्स में बिल्कुल लिखिएगा, बिकॉज ऐसी चीज हो सकती हो। दूसरी चीज, तीसरी चीज आप लोगों को बता दो कि ये जनाब ने क्या किया था, आईटी कंपनी फॉर्म कर दी, खुद फेक न्यूज बनाते थे,
न्यूज़ प्लांट करवाते थे कि हम ये फॉरेन के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर रिगिंग कर रहे हैं, इससे ही अपने शेयर्स बढ़ाते थे। तो यहाँ पर पहला एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, अगर कोई कंपनी अचानक से बहुत मैसिव एक्विजिशंस दिखा रही है, अगर कोई कंपनी अचानक से बहुत मैसिव ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखा रही है, लेकिन आपको अगर डाउट है ना, उन शेयर से निकल जाओ। ऐसे किसी शेयर पे डाउट है क्या? अगर डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखो, बाकी लोग भी थोड़ा अलर्ट हो जाओ। और क्यों है वो भी लिखना, सिर्फ ये मत लिखना मेरे को इस शेयर पे डाउट है, क्यों है वो भी ज़रूर लिखना। तो पहली चीज़ बहुत मैसिव कर रहे थे। दूसरी चीज़, आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को आके कमेंट्स में लिखते हो कि भाई तुम टीवी वालों को बोलते हो कि टीवी पे गलत चीज़ें भी बताते। देखो मैंने ये चीज़ नहीं, मैंने ये बोला कि सतर्क रहो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आपको जान के हैरानी, क्योंकि उस समय पे ये जनाब 40-50 लाख रुपए टीवी एनालिस्ट को देते थे, जो उस समय पे आके कुछ गेम वेम खेलते थे टीवी पे और टिप्स देते थे। वही टिप्स के बेसिस पे लाखों करोड़ों लोग वो शेयर खरीदते थे और तब उनको डंप कर दिया जाता था। क्या आप किसी टीवी एनालिस्ट के चक्कर में फंसे हो तो कमेंट्स में बिल्कुल लिखना, ताकि दूसरे लोग अलर्ट हो। तो ये हर चीज कर चुके हैं ये जनाब, रेगुलेटर को धोखा दे चुके हैं ये जनाब, इक्विटी मार्केट में सबसे बड़ा आईपीओ लाके धमाल कर चुके हैं ये जनाब, केपी के साथ मिलके स्टॉक रिगिंग कर चुके हैं ये जनाब। इनके ऊपर जब केस चल रहा था, जब इनको सजा दी गई है, उसके बाद भी वो इंडिया में गुड़गांव, बैंगलोर, चेन्नई में अपने बीपीओस चला रहे थे। सोचिए, लुक एट द ऑडेसिटी। ये जनाब जब 550 करोड़ का इनका घोटाला, इनने फेक शेयर्स फ्लोट कर दिए थे, जब 550 करोड़ का घोटाला किया गया था, तब ये जनाब खुद जाके न्यूयॉर्क में बैठे हुए थे और अपनी आलीशान लाइफ जिंदगी जी रहे थे। बाद में इनके पासपोर्ट को कन्फेस्टिकेट किया गया और इनको वापस सजा दी गई, लेकिन ये सारी चीजें हो रही थी। तो आप में से काफी सारे लोगों का सवाल ये उठता होगा कि ये कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज ने डिफॉल्ट कैसे किया। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1992 से। 1992 में चेन्नई में एक कंपनी सेटअप होती है, DSQ सॉफ्टवेयर नाम की। मिस्टर डालमिया जी भी उन्हीं स्टॉक ऑपरेटर के स्टूडेंट रह चुके हैं जिनकी हमने स्टार्टिंग में बात करी। मतलब बाकी 5-6 लोग जो आज सबसे बड़े लोग बने हुए हैं शेयर बाजार के, वो भी इनके दोस्त थे। खुद के शेयर पे खुद ट्रेड करना, ये चीज भी उनने करी थी, फॉरेन एंटिटीज के अकाउंट से, हवाला मार्केट से। केपी के साथ मिलकर अपने सर्कुलर ट्रेडिंग करना। सर्कुलर ट्रेडिंग दोस्तों हमने स्कैम सीरीज में एक्सप्लेन किया, तो जाके आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट है, वहां पर बताया। तो वो चीज उनने करी है। जब बेबी को पता लगा कि भाई अगर ये इस पे ज्यादा इंक्वायरी करे तो सवाल हम पे भी उठेंगे, तो बेबी ने इंक्वायरी हल्लू में निकाल दी, क्योंकि बेबी इज कंसर्न्ड अबाउट अस। उसको ये सारी चीजों का मैटर नहीं करता, उसको सिर्फ ये मैटर करता है मार्जिन कैसे बंद करें, बाकी सब तो फालतू चीजें, ये सारी चीजें। तो इसलिए बेबी ने उन चीजों को इग्नोर कर दिया, गए भाड़ में डिपॉजिटरी। इन्हीं चक्करों के कारण नॉर्मल जनता के शेयर्स को मार्केट में ऑफलोड कर दिया गया था, जो डिपॉजिटरी के पास थे। वो केस अभी भी लड़ रहे हैं, 600 करोड़ रुपए तक का कुछ था, बट आज तक कभी जस्टिस नहीं मिला है। तो ये चीज हो गई। तो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में अचानक से डिफॉल्ट होने लग गए। क्यों? बिकॉज केपी और डालमिया साहब ने इतना ज्यादा पैसा सकिन कर लिया था मार्केट से, और क्योंकि एक्सचेंज खुद इनको सपोर्ट कर रहा था, लो भैया रिगिंग करो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टर्नओवर बढ़ रहा है, और लोग आ रहे, करो 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 करो, जिसके कारण एकाएक ये सारी चीज़ें बंद हो। तो आज आपको जानना चाहिए, आपको पहचानना चाहिए इस चीज़ कि ऑपरेटर इज नॉट जस्ट अ पर्सन जो चोरी छुपे ये काम कर रहा है। ऑपरेटर वेल एस्टैब्लिश्ड लोग भी हैं बाजार के, जो कि ट्रेंड हुए थे सिर्फ एक बंदे द्वारा, जो बंदा तो नहीं रहा, लेकिन ये लोग यहाँ पर रह गए। ये लोग आज भी तरह तरह तरीकों से चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को आज ये चीज़ समझ में आई होगी कि ऑपरेटर्स की शुरुआत कहाँ से हुई, ऑपरेटर्स को समझने का थोड़ा तरीका किस तरह, कौन था सबसे बड़ा डेंजरस ऑपरेटर, किस तरह इन चीज़ों से बच सकते हैं। एंड एज यूजुअल, अगर अगला वीडियो जल्दी चाहिए तो मेक श्योर आप लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो।